हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, और इन्होंने नया रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया है। ठीक है, और ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो नई वेबसाइट बनाई है एसएससी ने, ssc.gov.in, यहाँ पे इन्होंने अपलोड किया है, ये नया नोटिस है। और इस नोटिस में इन्होंने जो बताया है वो है CHSL एग्ज़ाम है 2024 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024, उस चीज़ के रिगार्डिंग ये नोटिस है। ठीक है, यानी कि CHSL 2024 का ये नोटिस है। और इसमें डिटेल में को चेक कर लेते हैं कब से क्या एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, सारी डिटेल्स इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें बता रखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट हैं, और वो है 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। और जहाँ तक लास्ट डेट की बात करते हैं एप्लीकेशन की, वो है 7 मई, 7 मई, यानी कि 1 महीने का टाइम दे रखा। 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। ठीक है, CHSLE 2024 स्टार्टिंग डेट इज 8 अप्रैल एंड लास्ट डेट इज 7 मई। और उसके अलावा जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस, वो है 8 मई, यानी कि 8 मई को शाम 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक आप फीस पे कर सकते हैं, यानी कि एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है फीस पे करने के लिए। ठीक है, 8 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 7 मई इसकी लास्ट डेट है, और 8 मई है वो एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है। उसके बाद बात करते हैं करेक्शन विंडो के लिए। अगर आपने कुछ डाटा गलत डाल दिया बाय मिस्टेक, तो उसमें करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी, और वो जो ओपन की जाएगी वो 2 दिन के लिए की जाएगी। 10 और 11 मई, 10th एंड 11th मई, 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें टायर 1 एग्जाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो होगा जून और जुलाई 2024। जून और जुलाई के अंदर इसमें ये टायर 1 इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और वहीं इसका जो टायर 2 एग्ज़ाम है वो अभी बाद में डिटेल उसकी दी जाएगी। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। CHSLE 2024 8 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है, और 7 मई इसकी लास्ट डेट है। बेसिक चीज़ है इतनी सी इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, और ये दिखा रखा है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड ए कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप C पोस्ट। कौन कौन सी पोस्ट इसमें? लोअर डिविजनल क्लर्क, LDC बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, JSA, एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। ठीक है, ये ग्रुप C की क्लैरिकल टाइप की पोस्टें हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इसमें पे स्केल दे रखा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पे स्केल की। पे लेवल में बात करते तो LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, JSA, ये पे लेवल 2 में है, यानी कि 19,900 इसमें बेसिक सैलरी दी जाएगी। 19,900 इसमें बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी है वो 38 के अराउंड इसमें आपको दी जाएगी, अप्रॉक्सीमेशन सैलरी जो है। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पे लेवल 4 है और पे लेवल 5 में है। अलग अलग पोस्टें हैं, कुछ डाटा पे लेवल 4 में है, कुछ पे लेवल 5 में है। जो पे लेवल 4 में जो पोस्टें हैं उनका जो बेसिक सैलरी है वो 25,500 बेसिक है, और वहीं पे लेवल 5 वाले को जो बेसिक है वो 29,200 उनकी बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पे लेवल 4 और पे लेवल 5 में। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A जो पोस्ट है वो पे लेवल 4 में है। ठीक है, ये अलग अलग पोस्टें हैं, और ये जो भी पोस्टें हैं LDC की, DEO की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये इनका सभी का पे लेवल दिखा रखा है। ठीक है, 25 डाटा एंट्री ऑपरेटर का अलग से है, 25,500, 25,500 बेसिक है। इसके अलावा पे लेवल 5 में भी आता है DEO की पोस्ट, उनका पे लेवल अलग है। ठीक है, ये तो हो गया इनका पे लेवल, इनकी सैलरी की बात। इसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज़ के। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं? तो जो अप्रोक्सीमेशन जो वैकेंसीज़ हैं वो है 3,712, 3,712 वैकेंसीज़ हैं ये। ठीक है, 3,712 वैकेंसीज, 3,712 वैकेंसीज है ओवरऑल। उसके अलावा फ़िलहाल ये है कि अभी ये फाइनल नहीं की गई हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज चेंज हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। वह अदरवाइज जो नॉर्मली जो वैकेंसी है वो अप्रोक्सीमेट वो 3,712।
ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन इन्होंने वैकेंसीज बता रखी है। उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन SC ST और OBC वालों को उनके एज पर रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, फीस वगैरह में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी ये कुछ रिजर्वेशन के प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और लिख रखा है कि कुछ पोस्टें हैं जो BRO डिपार्टमेंट में है, बॉर्डर रोड, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो पोस्ट हैं वो है LDC की पोस्ट हैं। LDC की जो पोस्टें हैं BRO में, उनमें कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले फिजिकल भी लिया जाएगा उनका एग्जाम के बाद, फिजिकल स्टैंडर्ड चेक होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी लिया जाएगा BRO में जो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है उस चीज़ के लिए। इसके अलावा उसमें एक चीज़ लिख रखा है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट इन द BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो क्लर्क की पोस्टें हैं, LDC की पोस्टें, उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, फीमेल उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि पोस्ट कैसे मिलेगी। तो उसमें भी लिख रखा कि पोस्ट वंस अलॉटेड एज पर मेरिट कम प्रीफ्रेंस, कैंडिडेट से प्रीफ्रेंस फिलअप करवाई जाएंगी। उसके अलावा जो मेरिट लिस्ट होगी उसके हिसाब से इनको पोस्ट दी जाएगी और वो किसी भी कंडीशन में बाद में चेंज नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल इसमें लिख रखी है सारी। अब बाद में बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या क्या है, और एज लिमिट जो चेक की जाएगी वो है 1/8/2024 से, 1 अगस्त 2024 से 1 अगस्त 2024, इसके हिसाब से आपकी एज चेक की जाएगी 1 अगस्त 2024 से। ये ध्यान रख के चलना, 1 अगस्त 2024 लिख रखा है। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। यानी कि डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स की कितनी होनी चाहिए, 18 से 27 साल, यानी कि 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2 अगस्त 1997 टू 1 अगस्त 2006, इसके बीच में कैंडिडेट्स की एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, ये है CHSL के लिए एज लिमिट जो दे रखी है, वो 18 से 27 साल कम से, और अगस्त के हिसाब से चेक की जाए 1 अगस्त 2024 के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा SC ST OBC वगैरह को एज रिलैक्सेशन अलग से दे रखा है। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल की छूट होगी, OBC को 3 साल की, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 साल, 13 साल, 15 साल की अलग अलग छूट दी जाएगी। ठीक है, ये सारा एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया डिटेल्स दे रखी है, किस चीज़ कैटेगरी के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को अलग से दी जाएगी, मेल फीमेल में अलग अलग दी जाएगी, कैटेगरी के हिसाब से भी एज रिलैक्सेशन अलग से दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं और डिटेल्स की, और इसमें ये बेसिक से दिखा रखी क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स किस किस फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए, वो इन्होंने वीडियो एकदम लास्ट में एक्सेल में डाल रखा है, वो आपको वीडियो के एंड में दिखाया जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स दिखा रखे, अलग अलग एनेक्चर बना के दिखा रखे, और ये सारे वीडियो के एंड में दिखा रखे क्या क्या किस किस फॉर्मेट में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो लास्ट डेट मांग रखी है इन्होंने, वो 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 के हिसाब से ही इन्होंने मांग रखा है। जो एज लिमिट है वो भी 1 अगस्त 2024 के हिसाब से मांग रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी 1 अगस्त 2024 के हिसाब से इन्होंने मांग रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की। DEO ग्रेड A इन द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन हो 12th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम विद मैथ एज ए सब्जेक्ट, 12th साइंस से होनी चाहिए, और उसके अलावा 12th में आपके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं पोस्ट LDC जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A, और DEO की पोस्ट जो ऊपर दिखा रखी है, इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट में बच गए उसमें सिंपल 12th क्लास मांग रखी है। यानी कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है वो कंज्यूमर अफेयर, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यहाँ पे सिर्फ साइंस से 12th मांग रखी है स्पेशलाइजेशन में। अदरवाइज बाकी सभी पोस्टों के लिए सभी डिपार्टमेंट्स में सिंपल 12th क्लास मांग रखी है। ठीक है, और इसमें दिखा रखा है कि आपका 12th क्लास का रिजल्ट 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 12th क्लास का 1 अगस्त 2024 तक आपकी 12th क्लास क्लियर हो लेनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आगे डिटेल्स अलग अलग जो भी दिखा रखा है बेसिक सी डिटेल है, और ये लिख रखा है कि इट इज़ reiterated that the result of required education qualification must have been declared by the board university by the specified date. Mere processing of the result by the board university by the crucial cut-off date doesn't not fulfill the equal requirements. ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर रखा कि 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर नहीं आता तो
इस चीज़ के लिए आप जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो फुलफिल नहीं कर सकते हो, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। उस चीज़ में ये मत को ये ऐसा लिख रखा है, कुछ ऐसा नहीं चलेगा कि बोर्ड ने लेट कर दिया, यूनिवर्सिटी ने लेट कर दिया, ऐसा कोई इशू नहीं सुना जाएगा आपका, ठीक है। ये इसमें डिटेल्स लिख रखी है। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने का, कैसे क्या अप्लाई करना है। और इसमें लिख रखा है कि सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, OTR करना है, और वो जो SSC की नई साइट है ssc.gov.in पे आपको करना है। पहले जो साइट थी ssc.nic.in पे, इस पे जो रजिस्ट्रेशन था वो सारे खत्म हो चुके, डिसेबल हो चुके, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप जो भी फॉर्म अप्लाई करोगे 2024 में, वो आपको इस साइट पे नया रजिस्ट्रेशन करना है ssc.gov.in 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कर रखा है पहले से तो आपको लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर देना है डायरेक्ट, ठीक है, और उसमें सारे डिटेल्स दिखानी है। और उसके बाद इसमें और भी डिटेल्स देखने जो भी है, बेसिक सी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। बात करते हैं इसमें, और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ फिक्स है, सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वुमेन कैंडिडेट्स, और जो भी कैंडिडेट्स हैं SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्स सर्विसमैन, उनको कोई फीस पे नहीं करनी, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करनी। इसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी कोई फीस पे नहीं करनी। और अदरवाइज बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 100 रुपीज़ फीस है, और लास्ट फीस पे करने की है वो 8 मई रात को 11 बजे तक आप फीस पे कर सकते हो, 8 मई 11 PM, ठीक है। उसके बाद 2 दिन का टाइम करेक्शन विंडो ओपन होगी, और 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 10 और 11 मई को 2 दिन में आप इसमें विंडो करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन चार्जेज जो दिखा रखे हैं, अगर सिर्फ एक बार ही करेक्शन करते हो तो आपको 200 रुपये चार्जेस दिया जाएंगे, सिर्फ पहली बार में अगर करेक्शन करते हो। उसके अलावा फिर से बाद में भी करेक्शन करना चाहते हो 500 रुपीज़ पर करेक्शन के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। यानी कि आपसे फॉर्म ने अप्लाई कर दिया, कुछ गलती हो गई तो आपको करेक्शन विंडो ओपन करोगे, फॉर्म करेक्शन करोगे तो 200 रुपये लगेंगे। उसके अलावा अगर फिर से भी आप एक और सबमिट करने के बाद फिर से करेक्शन करना चाहते हो तब आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये इसमें करेक्शन विंडो का प्रोविज़न लिख रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एग्जामिनेशन सेंटर की, कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम पूछा जाएगा। और SSC के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो SSC ने अपने रीजन के हिसाब से डिवाइड कर रखे, हर रीजन के लिए, और क्लियरली मेंशन कर रखा कौन सा स्टेट किस रीजन में है और कितने क्या एग्जामिनेशन सेंटर बना रखा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखा, आप अगर जिस भी स्टेट के हो तो आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरे स्टेट का भी रीजन आप चूज कर सकते हो। वो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सेंट्रल रीजन से करते हो तो सेंट्रल रीजन में आता है बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश, और इनके लिए जो एग्जाम सेंटर पड़ेंगे वो है जैसे भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गया और सीतापुर। ये वो एग्जाम सिटीज़ हैं जो सेंट्रल रीजन के अंदर आते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो सेंट्रल रीजन है उसका ये एड्रेस दे रखा है रीजनल ऑफिस का, ठीक है। ये रीजनल ऑफिस का एड्रेस और ये रीजनल ऑफिस की वेबसाइट दे रखी है CR में, www.ssc-cr.org। उसके बाद जो दूसरा रीजन है वो है ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये स्टेट और यूटीज हैं जो ईस्टर्न रीजन के अंदर आते हैं। और ये यहाँ पे ईस्टर्न रीजन का रीजनल ऑफिस जो है उसका एड्रेस और उसकी मेल ID दे रखी है। मेल ID है ईस्टर्न रीजन की www.sscer.org, ये ईस्टर्न रीजन की मेल ID, और ये इनका हेड ऑफिस जो रीजनल ऑफिस है वो कोलकाता के अंदर दिखा रखा है। ईस्टर्न रीजन में जो एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे पोर्ट प्लेयर हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर, रांची, बालासोर हो गया, ठीक है, बहरमपुर हो गया, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, आसनसोल, बुर्दवान, दुर्गापुर, कोलकाता और सिलीगुड़ी। ये सारे हैं जो ईस्टर्न रीजन के एग्जाम सेंटर हैं, ठीक है। इसके बाद है कर्नाटका केरला रीजन KKR, और इसके अंदर है लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरला। KKR रीजन में है लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरला। ये यहाँ के रीजनल ऑफिस का एड्रेस दे रखा, और ये मेल ID दे रखी है www.ssc-kkr.nic.in। और ये वो सारे सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे कर्नाटका केरला रीजन में, KKR में। इसके बाद जो अगला जो रीजन है 4th नंबर पे वो है मध्य प्रदेश सब रीजन, MPR, मध्य प्रदेश सब रीजन है। ये एड्रेस दे रखा मध्य प्रदेश सब रीजन का, ये मेल ID दे रखा www.ssc-mpr.org। मध्य प्रदेश के अंदर जो भी सिटीज़ हैं इनके मध्य प्रदेश के ही सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। अगला जो रीजन है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्ट में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। मध्य प्रदेश रीजन में थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश,
ठीक है। NER में है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये एड्रेस दे रखा NER का और ये मेल ID दे रखे www.sscner.org.in पे। और ये वो सारे एग्जाम सिटीज़ हैं जो NER रीजन के अंतर्गत आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसके बाद अगला है NR नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन के अंदर है दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, ये NR रीजन का एड्रेस दे रखा है, ये मेल ID दे रखे www.sscnr.nic.in। और ये वो सारे सेंटर हैं जो NR रीजन के अंदर आते हैं, जैसे देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। उसके बाद अगला है नॉर्थ वेस्ट रीजन NWR। NWR के अंदर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब। ये सारे स्टेट यूटी हैं जो NWR में आते हैं। NWR का एड्रेस दे रखा हो, मेल ID है www.sscnwr.org। इसके अलावा NWR के एग्जाम सिटीज़ हैं चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, बठिंडा, जालंधर और पटियाला। ये सारे NWR के हैं। इसके बाद है साउदर्न रीजन। साउदर्न रीजन के अंदर जो स्टेट यूटी है आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना, साउदर्न रीजन के। और ये साउदर्न रीजन के रीजनल ऑफिस का एड्रेस और ये मेल ID दे रखे www.sscsr.gov.in। साउदर्न रीजन की ये एग्जाम सिटीज़ दे रखे जो साउदर्न रीजन के अंतर्गत दिए जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट है वो है वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन WR में है दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। और इसका जो रीजनल ऑफिस का एड्रेस के साथ ये मेल ID दे रखी है sscwr.net। और ये सारे सिटीज़ दिखा रखे जो WR के अंदर आते हैं। तो टोटल 9 रीजन बना रखे SSC ने, और आप जिस भी रीजन से फिल करोगे तो उसके सामने जो एग्जाम सिटी दे रखी है उसमें से आपका एग्जाम सिटी दिया जाएगा 9 रीजन में, ठीक है। ये है एग्जाम सेंटर के बारे में। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में दिखा रखा है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कनेक्टेड इन 2 टायर। 2 टायर एग्जाम होगा, टायर 1 और टायर 2, ठीक है। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी प्रयोग किया जाएगा रिजल्ट कैलकुलेट करने में, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोविजन भी दे रखा है। इसके अलावा दे रखा कि आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आप पे ऑब्जेक्शन फीस चार्ज की जाएगी। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो किसी क्वेश्चन पे तो 100 रुपीज़ लिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो टायर 1 एग्जाम होगा वो क्या आएगा। स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, जो इसका एग्जाम होगा SSC CHSL का, उसमें जो टायर 1 एग्जाम है उसका क्या प्रोसीजर है वो दिखा रखा, कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो इसमें टायर 1 एग्जाम में 4 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले इंग्लिश बेसिक नॉलेज, सेकंड जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है अर्थमेटिक्स वो, और लास्ट जनरल अवेयरनेस जो GK सब कुछ आ गया इसके अंदर। इंग्लिश में बात करते हैं 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स। और ओवरऑल जो आपको एग्जाम करने का अटैम्प्ट करने का टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट्स दिया जाएगा, और 80 मिनट्स दिया जाएगा जो हैंडीकैप पर्सन है उनको, जिनको स्क्राइब करके रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज 1 घंटे में आपको टोटल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं टायर 1 एग्जाम के अंदर, ठीक है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दे रखा 0.5 यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट से 25 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स एक सब्जेक्ट के, और टोटल 4 सब्जेक्ट 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग दे रखी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग दे रखी। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टायर 1 में, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं इसमें टायर 2 एग्जाम की। टायर 2 एग्जाम किस फॉर्मेट में किया जाएगा। टायर 2 एग्जाम है, ये मल्टीपल फॉर्मेट है, अलग अलग सिस्टम है इसके अंदर, और 1 बाय 1 करके टायर 2 में देखते हैं, क्योंकि ये सेम पैटर्न इन्होंने SSC ने अब नया पैटर्न दिया, पिछले 2 साल से देने लगी है ये। और ये है जो ये CGL में भी इन्होंने फॉलो किया था, अब इन्होंने CHSL में भी है। और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है सेक्शन 1। सेक्शन फर्स्ट जो सेक्शन है वो होगा 180 मार्क्स का, सेक्शन 1 है वो 180 मार्क्स का होगा। सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल आएंगे। सेक्शन फर्स्ट में 2 पार्ट हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन 1 में है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, दोनों के 30-30 क्वेश्चन हो गए, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का हिसाब से पूछे, टोटल 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा सेक्शन 1 का। 180 मार्क्स के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स के, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा।
जैसे ही आपका 1 घंटा पूरा कंप्लीट होएगा, सेक्शन 1 क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक सेक्शन जो सेकंड है वो ओपन हो जाएगा। सेक्शन जो 2 है उसमें आपके पास इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे सेक्शन 2 में। टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन हो गए सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके के। हर क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से टोटल 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 1 भी 180 मार्क्स का, सेक्शन 2 भी 180 मार्क्स का, दोनों के 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब जो इसमें जो टाइम दिया जाएगा सेक्शन 2 में, और इसमें भी आपके पास 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम भी इसके अंदर दिया जाएगा। ठीक है, ये 1 घंटे का टाइम इसमें भी दिया जाएगा सेक्शन 2 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं इसमें कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल की। कंप्यूटर नॉलेज और मॉड्यूल की बात करें सेक्शन 3 में, इसमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 15 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें आपके पास 2 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा। उसमें सेक्शन 1 आएगा, उसमें आएगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग। सेक्शन जो सेकंड है उसमें इंग्लिश और जीके आएगी, 60 क्वेश्चन अलग अलग। उसके बाद लास्ट के 15 मिनट दिए जाएंगे आपको कंप्यूटर के नॉलेज के लिए। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे 45 नंबर के। ठीक है, ये हो गया सेशन 1 में जो आपका पेपर कंटिन्यू चलेगा। 2 घंटे 15 मिनट आपको बिना किसी ब्रेक के 2 घंटे 15 मिनट आपको कंटिन्यू पेपर अटैम्प्ट करना है सेशन 1 में। उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ये सेशन 2 में होगा। और इसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ये भी आपका जैसे पेपर खत्म होता है उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी के लिए अलग अलग ये लिया जाएगा। पार्ट सी में टाइपिंग टेस्ट एलडीसी और जीएससी के लिए सारा अलग अलग शेड्यूल दिखा रखा टाइपिंग टेस्ट का। ठीक है, और ये पेपर 2 का पूरा मॉड्यूल दिखा रखा है। पेपर 2 में अलग अलग सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में आएगा मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 2 रीजनिंग और इंटेलिजेंस। सेक्शन बी में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 होगा, वो आएगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। उसके अलावा स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। ये बेसिक से डिटेल्स है टायर 2 जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। और इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टायर 2। टायर 2 में जो सेक्शन जितने भी हैं हर सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है। जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपको लेने जरूरी हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है और इट इज़ मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। कंप्यूटर के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का था, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। जो टायर 2 जो एग्जाम होगा जो मेंस बोलते हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। जो टायर 1 था उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी 0.5 की, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दे रखा है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 विल इंक्लूड स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। ये सेम डे होंगे, जो मेंस का एग्जाम होगा उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, अलग से कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का किया जाएगा। ठीक है, एरर इन द स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, ये डिटेल दिखा रखी है। उसके बाद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट का दिखा रखा है कि स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, नो कैंडिडेट इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो स्किल टेस्ट है वो सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं डीईओ ग्रेड ए है जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में, उसके 15,000 की डिप्रेशन पर वर्ड होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा ये अलग अलग स्किल टेस्ट की डिटेल्स इन्होंने दे रखे। 15-15 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो टाइपिंग टेस्ट बच गया एलडीसी और जेएससी की पोस्ट के लिए, उसमें भी आपको दिखा रखा है। जैसे आप इंग्लिश में करते हो 30 वर्ड्स पर मिनट आपके पास होनी चाहिए, हिंदी में करते हो हिंदी में 35 और इंग्लिश में 30 मिनट्स और इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए एलडीसी और जेएससी की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें भी आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, ये है सारी बेसिक सी डिटेल। अब इसमें दे रखा जो टायर 1 होगा उसका सिलेबस दे रखा है। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट थे, जीके रीजनिंग मैथ इंग्लिश। इंग्लिश का सारा सिलेबस दे रखा है जो टायर 1 में पूछा जाएगा। उसके अलावा आगे जो सिलेबस दे रखा है वो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो रीजनिंग बोलते हैं, ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। उसके अलावा सिलेबस दे रखा है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो अर्थमेटिक्स मैथ बोलते हैं वो पूछा जाएगा। इसमें नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, ये आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का भी ये सिलेबस दे रखा है। और उसके बाद बात करते हैं टायर 2 का, जो टायर 2 होगा
उसमें जो है सेशन फर्स्ट में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, एलजेब्रा हो गया। इसके अलावा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। उसके साथ साथ ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का टेस्ट है, जैसे कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, ये सब पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स उसमें दे रखी है, कैसे क्या एग्जाम में पैर होना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं जो आपका एग्जाम देने आओगे, तो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और इनमें से कोई भी एक आई कार्ड आपको लेके जाना है। आधार कार्ड या प्रिंट आउट ऑफ ई कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स आपको, कोई भी एक ओरिजिनल आई कार्ड आपको लेके जाना है एग्जाम के टाइम में, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन जैसे ही आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, तो मेंस के एग्जाम के रिजल्ट से पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करवाई जाएंगी। वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद आपका डीवी होगा और आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। ये सारी इसमें बेसिक सी डिटेल लिख रखी है। और उसके अलावा इसमें दिखा रखे कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जो फाइनल सिलेक्शन के टाइम आपको क्या क्या चाहिए, 10th क्लास की सर्टिफिकेट, 12th क्लास की सर्टिफिकेट। उसके अलावा अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हो तो आपको अलग अलग डिटेल्स हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। डिसेबिलिटीज़ की अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कहीं पे, तो आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी की सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दे रखा तो रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। सारी डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ओरिजिनल में आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सारा सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें दिखा रखा है, कैसे क्या आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये है डिटेल्ड नोटिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से CHSL 2024 के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें ये बेसिक सी डिटेल्स देखे कैसे क्या फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है। और उसके बाद ये इसमें सारे डिटेल्स, ये फॉर्मेट है एप्लीकेशंस के जो आपके पास होने चाहिए। ये एप्लीकेशन है, ये सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन फॉर एन एग्जाम टू राइट, ये एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए किस फॉर्मेट आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स दिखा रखे क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, किस फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अब इसमें दिखा रखा है कैसे क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है, किस किस विंडो पे क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको सेव करके जरूर रखना, कहीं पर नोट डाउन कर लेना। और जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो लास्ट में उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना, उसकी सॉफ्ट कॉपी सेव जरूर कर लेना। फाइनल सिलेक्शन के टाइम इसकी ज़रूरत तो बहुत पड़ती है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। अब इसमें बात करते हैं BRO की पोस्ट के लिए कुछ फिजिकल वगैरह का भी इसमें इशू है, और वो भी दिखा देते कैसे कैसे फिजिकल स्टैंडर्ड आपका फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा। और उसकी जो डिटेल्स दे रखी हैं वो ये डिटेल्स दे रखी हैं इसमें। और ये बेसिक से सारे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखा रखे क्या क्या आपके पास किस किस फॉर्मेट में आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जाम होगा वो किस किस लैंग्वेज में होगा। हिंदी के लिए 01 कोड, इंग्लिश के लिए 02, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी। ये टोटल 15 लैंग्वेज है जिसमें आपका एग्जाम कनेक्ट करवाया जाएगा। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो इन 15 लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा। आपको कोड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर LDC इन BRO में जो पोस्ट हो उसके लिए। और उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा BRO की पोस्ट के लिए। उसके बाद ये मेडिकल स्टैंडर्ड का दिखा रखा है सारा। ठीक है, उसके बाद ये टेम्प्रेरी एनफिट कैंडिडेट्स का दिखा रखा है कि टेम्प्रेरी एनफिट जो मेडिकल रीजन से हैं उनको अलग से टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद टेम्प्रेरी एनफिट फॉर बीइंग बिलो फिजिकल स्टैंडर्ड्स उनको भी अलग से प्रोविजन दिखा रखा है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है फिजिकल के मेडिकल के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो आपसे 1 मील रन करवाया जाएगा, 1 मील आपसे दौड़ाया जाएगा, यानी कि 1600 मीटर की आपसे रेस की जाएगी। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपके पास होना है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपका किया जाएगा। उसके बाद ये दिखा रखा अलग अलग रीजन वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड पर्सन किस किस रीजन से, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। और ओवरऑल जो हाइट अलग अलग रीजन के हिसाब से दिखा है 158 हाइट है, और चेस्ट का दिखा रखा और मिनिमम वेट ये आप अपने जिस रीजन में आपका आता है उसके लिए है। जैसे वेस्टर्न प्लेन रीजन है, ये SSC वाला रीजन नहीं है, ये इन्होंने अलग बना रखा है। और इसमें आप जिस भी स्टेट, जैसे आप दिल्ली से हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट मिनिमम 76 और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट मिनिमम 50 kg आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें सारा प्रोविजन इसमें दिखा रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये मेडिकल फिटनेस का डिटेल दे रखी है। तो ये था डिटेल्ड SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कंबाइंड हाईएस्ट सेकेंडरी लेवल एग्जाम CHSLE 2024 की तरफ से। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 3712 वैकेंसी 3712 हैं।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते तो वो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट की बात करें तो 8 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 7 मई इसकी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। सिंपल 12th क्लास के बेसिस पे ये एग्जाम है। डायरेक्ट इसमें रिक्रूट टायर 1 टायर 2 एग्जाम देने का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। क्लरिकल पोस्ट है, इसमें अलग अलग पे लेवल है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की पे लेवल 4 की पोस्टें में, पे लेवल 5 की, यानी कि 40 50 60 हज़ार रुपये सैलरी तक की इसमें पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिस एसएससी सीएचएसएल 2024 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।